नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। खबर भारत के इस विशेष प्रोग्राम में हम हर बार विशेषज्ञ से एक महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे शिशुओं के टीकाकरण की। वैक्सीन शिशु को गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। भारत सरकार और भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी IAP की सलाह है कि बच्चों को सबसे आम और खतरनाक बीमारियों से सुरक्षित करने के लिए टीके लगवाए जाने चाहिए, क्योंकि शिशु और छोटे बच्चों को विशेष तौर पर इन बीमारियों का खतरा होता है। यही कारण है कि टीकाकरण जन्म के समय से ही शुरू हो जाता है। वो खास टीके कौन से होते हैं जो नवजात शिशु यानी न्यूबॉर्न बेबी जिनको हम कहते हैं तब से लेकर बढ़ती उम्र तक लगातार जारी रखने चाहिए। एक साल जिसको हम बोलते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण समय होते हैं। तो चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को बता देते हैं, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर श्वेता गोयल। शहर की बल्कि प्रदेश का जाना पहचाना नाम है डॉक्टर श्वेता गोयल। शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और ये मनन चाइल्ड केयर हॉस्पिटल भोपाल में पदस्थ है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम डॉक्टर श्वेता से बात करें, सवाल रखें इसके पहले हम बता देते हैं ये हमारा लाइव प्रोग्राम है। दर्शकों, आप सीधे जुड़कर डॉक्टर श्वेता से ढेर सारे सवाल कर सकते हैं वैक्सीन से जुड़े हुए, कि शिशुओं को कब वैक्सीन लगाना है, कैसे लगवाना है, और अगर वैक्सीन छूट जाता है तो उसकी भरपाई कब की जा सकती है। ये तमाम सवाल रखने के लिए या इसके अलावा भी आपके अगर कोई सवाल हो तो 0755 ये भोपाल का हमारा कोड है, 42882228 ये एक नंबर। दूसरा नंबर भी नोट कीजिएगा 428907 खबर भारत के इस नंबर पर आप लगाकर डॉक्टर श्वेता से अपने सवाल रख सकते हैं। शुरुआत में अपने सवालों से करती हूँ मैम। टीकाकरण की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जन्म के शुरुआती कुछ सालों में बच्चे को इतने सारे टीके लगवाने क्यों जरूरी माने जाते हैं और कब से उसकी शुरुआत हो जाती है उन टीकों की? देखिए, आजकल जैसा कि हम समझ रहे हैं कि नई नई बीमारियां आगे आ रही हैं जी। जैसे कोविड अभी पूरी दुनिया के लिए एक पैंडेमिक है जी। तो जन्म से लेकर अभी आप मान के चलिए 18 साल तक काफी सारे टीके बच्चे को लगाने होते हैं। इनमें से जो जन्म पे 3 टीके होते हैं, BCG, हेपेटाइटिस बी और पोलियो, जो कि बच्चे को BCG टीबी से बचाता है जी, OPV पोलियो से बचाता है और हेपेटाइटिस बी एक प्रकार के पीलिए से बचाता है, हेपेटाइटिस बी जो काफी घातक है। तो इस प्रकार से आप समझे तो अगर हम जन्म से लेके बच्चे को 2 साल तक सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष चालू किया गया है, जिसमें 7 बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीनेशन होना अनिवार्य है जी। तो वो बीमारियों का भी हम थोड़ा सा दर्शकों को बता हाँ दें जी, वो बिल्कुल कौन-कौन सी खास बिल्कुल बीमारियां हैं जी। देखिए, मेन है इसमें पोलियो जी, हेपेटाइटिस बी, देन ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद है डिप्थीरिया यानी कि गलघोटू, पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी, हाँ, टिटनस है एक इसमें, हाँ, तो ये खास बीमारियां हैं जिससे हमको बचना है। और एक उसमें न्यूमोकॉकल और जोड़ दिया गया है अभी, न्यूमोकॉकल और रोटा वायरस डायरिया। ठीक है। तो इन विशेष बीमारियों के लिए टीके बच्चों के लिए आजकल आंगनवाड़ी में भी अच्छे टीके उपलब्ध करा दिए गए हैं जी। तो यानी अगर टीकाकरण हमें करवाना है तो आंगनबाड़ी में मतलब सरकारी और निजी दोनों ही अस्पताल में लगवाए जा सकते हैं जी। देखिए, क्योंकि मेन फोकस गवर्नमेंट का इन्हीं जो बीमारियों से बचाने का है, तो इवन आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो छोटे छोटे गांव की आंगनवाड़ी है वहां पे भी सभी टीके आज की तारीख में उपलब्ध हैं। तो ये ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हम कहीं छोटी जगह पे हैं जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है वहां टीकाकरण नहीं होगा, नहीं। आप छोटी से छोटी जगह पे वहां पे हर एक प्रकार का टीका उपलब्ध है आज की तारीख में जी। बिल्कुल। टीकाकरण आपने बताया कि खास बीमारियां ये हैं उसको ध्यान में रखते हुए टीकाकरण किया जाता है। अलग अलग प्रकार होते हैं टीकाकरण के, क्या हम उन टाइप पर भी बात करें? जी, अगर बिल्कुल सिंपल, देखिए वैक्सीनेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम सिंपल भाषा में समझे तो लाइव वैक्सीन होते हैं और किल्ड वैक्सीन होते हैं। हाँ। तो लाइव वैक्सीन मतलब जो वायरस है उसी को एटेन्युएट किया गया, यानी उसकी जो भीषणता है उसको कम किया गया है और उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे अपनी बॉडी नेचुरल एंटीबॉडीज एंड इम्यूनिटी क्रिएट करती है। हाँ। तो जिससे नेक्स्ट टाइम जब आप उस एंटीजन से एक्सपोज होंगे तो आपकी बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडीज रहेंगी और आप उस पर्टिकुलर बीमारी से बच पाएंगे। दूसरी होती है एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है, जैसे कि टिटनस के लिए टेटग्लोब लगाया जाता है,
दीज आर रेडीमेड एंटीबॉडीज। तो हाँ। जब अपन किसी को टिटनस ऐसा लगता है कि कोई लोहे की चीज या कुछ कांटे से चोट लग गई है, जी तो टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि टेटनस टॉक्सॉइड है, टीटी है, जो कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जी है ना। तो जी हर प्रकार के टीके उपलब्ध है, लेकिन लाइव वैक्सीन को ऐसा बोला जाता है कि उनकी उपयोगिता या उनकी एफिकेसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। जी बिल्कुल। एक सवाल माओं के मन में अक्सर ये उठता है कि अगर टीकाकरण करवाया गया तो ये समझ नहीं पाते कि उसका साइड इफेक्ट किस रूप में सामने आता है। तो अगर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो उनसे कैसे सुरक्षा की जाए? देखिए आजकल वैसे देखिए इतने अच्छे टीके उपलब्ध हैं कि बहुत ज्यादा गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलते। हाँ जो पहले एक समय था जब टीकों से काफी साइड इफेक्ट होते थे, लेकिन अब जो सरकारी टीके भी इतने अच्छे और इतनी अच्छी एफिकेसी वाले अवेलेबल हैं कि उनमें भी ज्यादा से ज्यादा होगा तो सिर्फ फीवर आएगा या 2 से 3 दिन बच्चे के पाँव में जहाँ टीका लगा है वहां दर्द होगा। उससे ज्यादा कुछ ज्यादा होने की आशंका नहीं होती ज्यादातर शिशुओं में। तो उसके लिए एक सिंपल पैरासिटामोल की ड्रॉप्स देकर बच्चे आसानी से उस टीकाकरण को बियर कर सकता है। ऐसी कोई खास समस्या देखने को नहीं मिलती है। जी, मतलब अब जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे हाँ वैसे जी, इन चीज़ों से भी हमें निजात मिलती चली जा रही है, बिल्कुल। जो एक बड़ा कारण हुआ करता था दुष्प्रभाव का। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। आपसे मैं और सवाल रखूं इससे पहले हम दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आप डॉक्टर श्वेता से सीधे सवाल रख सकते हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता गोयल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मनन चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में है मैम। और नंबर खबर भारत का जिस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 0755, भोपाल का कोड है 42882228 या फिर 428907 पर आप तुरंत संपर्क कीजिए और अपने सवाल रखिएगा। मैम आजकल मौजूदा टीकों के अगर विकल्प की हम बात करें तो क्या विकल्प भी मौजूद हैं? विकल्प शायद कॉम्बिनेशन वैक्सीन के रूप में अवेलेबल है। जी देखिए जैसे पहले कैसा होता था कि हर टीका अलग अलग सिरिंज में आता था, हाँ लेकिन आजकल कॉम्बिनेशन वैक्सीन अवेलेबल है, मतलब कि जो पूरे 4 से 5 टीके एक सिंगल सिरिंज में अवेलेबल है। तो एक जी सिंगल शॉट में आपको काफी सारे टीकों का, काफी सारी वैक्सीन का बेनिफिट मिलता है और प्लस साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं उससे। जी पेरेंट्स को बिल्कुल। भी लगता है कि हाँ ठीक है, 5 इंजेक्शन की जगह बच्चे को एक ही इंजेक्शन से काम चल जाता है। जी बिल्कुल। अगर मान लीजिए 3 महीने में लगने वाला एक टीका हाँ किसी जी, कारणवश छूट जाता है तो क्या उस हाँ जी। टीके का जो पूर्ति जिसको हम बोलते हैं बाद में की जा सकेगी उसके ड्यूरेशन के निकल जाने के बाद? देखिए अगर हम अभी वर्तमान में जो टीके उपलब्ध हैं उनकी बात करें, हाँ तो एक रोटा वायरस का सिर्फ टीका ऐसा है जी जो अधिकतम अपन 8 महीने की आयु तक के बच्चे को दे सकते हैं। जी एक बार बच्चा 8 महीने का हो गया तो फिर वो रोटा वायरस वैक्सीन उसको हम आगे कभी उसके जीवन में नहीं दे सकते। जी तो बिल्कुल। इसलिए बाकी सारे टीके हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे, मतलब 3.5 का छूट गया तो अब बच्चा 4.5, 5.5 या 6 महीने जब दिखाने आ रहा है अपन उसको ऑफर कर सकते हैं एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर, या फिर हाँ वो अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी में अगर उसका टीका छूट गया है तो अगर कोई गांव का निवासी है तो वहां जाके टीकाकरण कंप्लीट करा सकता है। जी ऐसी हमें बिल्कुल। मिथ्या नहीं रखनी है कि अगर छूट गया है वो टीका तो हम आगे कभी नहीं लगवा सकते। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है इस बात को हम दोहरा देते हैं दर्शकों को जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, खास तौर से पूरे परिवार के सदस्य इस बात पर ध्यान दें कि रोटा वायरस, मैं सही हूँ मैम? बिल्कुल, रोटा वायरस रोटा वैक्सीन। वायरस 8 माह के अंदर पूरी कोशिश कीजिए कि लग जाए, क्योंकि ये छूट जाए तो शायद जिस तरह से मैम ने कुछ मुख्य बिंदु बताए हैं उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो 8 माह के अंदर रोटा वायरस का टीका लगवाना ज़रूरी है। डॉक्टर श्वेता, अगर इंजेक्शन के ज़रिए दिए जाने वाले टीकों से शिशुओं और बच्चों में कोई परेशानी आती, जैसे मैं अगर बोलूं कि बढ़ती उम्र के बच्चों की अगर हम बात कर रहे हैं 6 महीने से ऊपर अगर होते जा रहे हैं हाँ बच्चे जी। और उनका टीकाकरण हो रहा है तो बच्चों में अजीब सा परिवर्तन देखने को मिलता है, अक्सर चिड़चिड़ापन या अस्वस्थ महसूस से करने लगते हैं, क्या ये लक्षण भी देखने को मिलते हैं या इस तरह के और कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? देखिए अगर हम वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स की बात करें तो 99% पेशेंट्स में हमें सिर्फ जहां इंजेक्शन लगा है हाँ वहां पेन और फीवर की शिकायत देखने को मिलती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 6 महीने के बाद क्योंकि बच्चे के दांत आने शुरू हो जाते हैं हाँ तो माता पिता जो
बच्चों का चिड़चिड़ाना या दस्त लगना या ज्यादा लार आना या सर्दी हो जाने को कई बार टीके के कारण सोचने लगते हैं कि ऐसा टीके के कारण हुआ है, बट एक्चुअली ये साइड इफेक्ट्स टीके के कारण नहीं है। टीके के कारण अधिकतम 2 से 3 दिन तक फीवर या पेन जहां पर टीका लगा है, उसके अलावा चिड़चिड़ापन होना या दस्त होना या सर्दी होना कभी भी टीके से नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये आपने मुझे एक मिथक के बारे में भी बताया, तो कुछ जी, ऐसी जी। भ्रांतियां हैं टीकाकरण को लेकर जिनके लिए जागरूक करना बहुत जरूरी है? जी बिल्कुल, हमें ये चीज उनको समझानी पड़ेगी। बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छे प्रयास भी किए गए हैं कि टीका ना लगाने से जो बीमारी है वो ज्यादा भीषण है। अगर जैसे मान लीजिए किसी को टीबी का टीका नहीं लगा, और हम लोग सभी जानते हैं कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस इंडिया में अभी भी एक मेजर बर्डन है, तो वो एक बड़ी समस्या है, ना कि टीके के बाद 1 या 2 दिन होने वाली तकलीफ या पेन या फीवर। तो वो चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जैसे मान लीजिए हेपेटाइटिस का या टाइफाइड का टीका हमने नहीं लगाया, तो टाइफाइड अगर किसी को हो जाता है तो जो उसके लिए जो इसको हम मॉनिटरी वेज में, फाइनेंशियल वे में भी समझा सकते हैं अटेंडेंट को कि उस पे जो खर्चा आएगा जांचों में, इलाज में, और जो शारीरिक परेशानी होगी या उसके कॉम्प्लिकेशन है वो कहीं ज्यादा गुना खराब हैं। तो हम टीके के साइड इफेक्ट्स को एक बहाना या आड़ ना ले टीका ना लगवाने का, बल्कि हम ऐसा सोचे कि हम नहीं लगवाएंगे तो हमें कितनी बड़ी, जैसे कि कोरोना वैक्सीन के लिए लोग डर रहे थे कि नहीं दर्द होगा या फिर मृत्यु हो जाएगी या टीके के कारण कोरोना हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब मिथक है। जी बिल्कुल। तो इस तरह की भ्रांतियों को तुरंत दिमाग से निकाल दीजिएगा। डॉक्टर श्वेता गोयल जो तमाम जानकारियां दे रही हैं, खास तौर से उन्हें आपको नोट डाउन करना चाहिए ताकि कहीं पर भी चूक ना हो, क्योंकि एक छोटी सी चूक बच्चे पर भारी पड़ती है। मैम, एक और चीज़ देखने को मिलती है छोटे बच्चों के मामले में, मैं इसको सवाल को रख रही हूँ कि उनको टीका लगाने के बाद अक्सर बच्चों की उस जगह पर जहाँ टीका लगाया जाता है, या तो वो लगातार सूजी हुई रहती है कई दिनों तक, उसका ड्यूरेशन निकल जाने के बाद भी टीका लगाने का, और या फिर वो वहाँ गांठ जैसी बन जाती है। क्या इस तरह की समस्या भी देखने को मिलती है? माएँ आपके पास क्या ये समस्याएं लेकर आती हैं? जी बिल्कुल, ये तो बहुत आपने काफी अच्छा प्रश्न किया, और ये काफी रेगुलरली जिन पेशली की आजकल जो प्राइवेट में हम लोग वैक्सीनेशन लगाते हैं उनमें ये साइड इफेक्ट थोड़े कम है, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ बच्चों में टीका लगने के बाद पाँव में छोटी सी गांठ रह जाना या फिर थोड़ी सी सूजन होना, जो सूजन तो अधिकतम 3 से 4 दिन में चली जाती है, लेकिन जो गांठ है वो कभी कभी 1-1, 2-2 महीने भी रहती है। बिल्कुल। लेकिन उसका बच्चे के ऊपर आगे जाके भी कोई ऐसा नहीं है कि उसके पैर में कोई परेशानी हो जाएगी, वो धीरे धीरे स्वतः घुल जाती है, उसके लिए आपको कोई अलग से ट्रीटमेंट करने की भी जरूरत नहीं होती। जी बिल्कुल। मैंने जितना सुन रखा है कि टीके के भी 2 प्रकार मुख्य रूप से बताए गए, एक होता है अनिवार्य टीका और एक होता है वैकल्पिक टीका। तो वाकई ये 2 प्रकार के टीकों के बारे में जानकारी दर्शकों को देना जरूरी है, या फिर ये सिर्फ कहने वाली बात है, सारे ही टीके जरूरी हैं? देखिए, टीका इतनी आसानी से टीके को नहीं बनाया जा सकता। बहुत सारी कंपनीज बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं जब कोई टीका मार्केट में आता है। हम सभी लोग जानते हैं कि सदियों से मलेरिया है, लेकिन आज भी हम जानते हैं कि मलेरिया के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल सही। तो हमें पहले तो जनसाधारण को ये समझना चाहिए कि अगर जो टीका उपलब्ध है वह अनिवार्य है, इसीलिए बनाया गया ना, नहीं तो क्यों है वो टीका? बिल्कुल होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी टीकों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक है कंपलसरी और एक है ऑप्शनल, यानी कि ऐच्छिक। जी बिल्कुल। तो कंपलसरी जैसा मैंने बताया था कि जो मिशन इंद्रधनुष के तहत जो 7 गंभीर बीमारियां हैं जी, उन टीकों के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आंगनवाड़ी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी उपलब्ध हैं। हमारी बातचीत को जो दर्शक सुन रहे हैं उनमें से एक दर्शक ने हमारे साथ संपर्क किया है, अनीता उनका नाम है, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई है। मैम अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत के इस विशेष प्रोग्राम में। हाँ, पहले तो आप ये बता दीजिए आप कहाँ से बोल रही हैं और फिर आप अपना सवाल रखिएगा। न्यू टॉक्सिन नगर से बोल रहे हैं, भोपाल। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ, वो छोटे बच्चों को जब टीकाकरण लगाया जाता है, हाँ। लगवाया जाता है तो उनको फीवर आता है या इंजेक्शन लगते हैं तो सूजन आती है, तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा?
हाँ, एक बार फिर से दोहरा देते हैं मैम, वैसे इस सवाल का हाँ जी। जवाब दे चुकी है, लेकिन एक बार फिर से अनीता जी के लिए इस सवाल का जवाब दोहराते हैं। हाँ जी मैम, देखिए आपने जो ये क्वेश्चन पूछा ये काफी लोगों को कंसर्न रहता है। हाँ, तो आप जहाँ भी टीका लगाते हैं उसके बाद एक पैरासिटामोल की ड्रॉप्स आती हैं बच्चे के लिए, जो सिरप क्रोसिन या जो भी अवेलेबल है। तो बच्चे को जरूरी नहीं है कि हर बार टीके के बाद फीवर आए ही, लेकिन अगर बच्चे को फिर भी फीवर आता है तो आप पैरासिटामोल की बच्चे के वजन के मुताबिक अपने डॉक्टर से डोज पूछकर उसको हर 6 से 8 घंटे में 2 या 3 दिन तक दे सकती हैं। और जहाँ पे पाँव में बच्चे को टीका लगा है वहां पे थोड़ी बर्फ से सेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा क्या हम कुछ अनीता जी अगर और कुछ आप सवाल रखना चाहें तो? नहीं, थैंक यू मैडम। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी हमसे जुड़ने के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, अगर आप भी अनीता जी की तरह सवाल रखना चाहते हैं तो नंबर नोट कीजिए, 0755 भोपाल का कोड है। आप कहीं से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, बस लैंडलाइन के पहले इस कोड को लगाना होगा। 42882228 ये हमारा नंबर है। इसके अलावा 429042899075, रिपीट करती हूँ 42899075 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर श्वेता, जेई के बारे में भी मैंने सुना हुआ है, ये क्या है जेई टीकाकरण? जेई मीन्स जापानीज एनकेफेलाइटिस। ओके। देखिए जापानीज एनकेफेलाइटिस एक प्रकार का बहुत ही खतरनाक दिमागी बुखार है, जो वायरस सीधे बच्चों में दिमाग पर अटैक करके बच्चे में बुखार आता है शुरुआत में, धीरे धीरे बच्चे को बेहोशी होने लगती है, झटके आने लगते हैं और बच्चा पूरी तरीके से कोमा में भी जा सकता है। हमें समझने की जरूरत है कि जापानीज एनकेफेलाइटिस एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही फेटल, जिसको बोलते हैं, बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है जी। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि इसके लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध है जी। तो जेई वैसे बोला जाता है कि जिन इंडिया के कुछ एरियाज हैं जैसे कि आसाम है, उत्तर प्रदेश है, जहां पर बिहार है, जहां पे जेई ज्यादा उसका संक्रमण होता है, मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में इसका संक्रमण काफी कम है। तो ऐसा रफली बोला जाता है कि जिन लोगों का उन प्रदेशों में बार बार आना जाना है या फिर जो लोगों का वहां निवास है, उनको जरूर से अपने बच्चे को जापानीज एनकेफेलाइटिस वैक्सीन लगवानी चाहिए जी। तो जिससे वो बच्चा उस गंभीर बीमारी से बच सके, क्योंकि एक बार ये बीमारी हो जाती है तो इससे बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ओह बिल्कुल, तो मतलब बहुत ज़रूरी जानकारी थी ये जेई से जुड़ी हुई। मैम अगर मैं ये पूछूं कि एक बच्चे का टीकाकरण कब पूर्ण माना जाता है, तो क्या कहना होगा आपका? देखिए अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में समझे तो एक बार 5 साल का बच्चा हो गया है तो मुख्य टीके जो उपलब्ध हैं सरकारी में या प्राइवेट में, वो बच्चे को मिल जाते हैं। तो लगभग अपन ऐसा मान के चलते हैं कि 80% टीकाकरण बच्चे का 5 इयर्स ऑफ एज तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए आजकल क्योंकि आधुनिक कुछ टीके जैसे कि सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट आ गए हैं टीके, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो वैक्सीन रहता है, तो ये सब 10 साल के ऑनवर्ड्स या 9 इयर्स के ऑनवर्ड्स लगाए जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 20% बचते हैं, मैक्सिमम हम देखें तो 5 इयर्स ऑफ एज तक काफी टीके कंप्लीट हो जाते हैं। जी बिल्कुल। जितने भी टीका हम 0 से लेके 2 साल तक जो बच्चे हैं उनको टीका जो लगता है, उन टीकाकरण पर विशेष ध्यान देने की बात कर रहे हैं मैम? बिल्कुल। अब एक अगर ये जो ड्यूरेशन है उसमें फ्रीक्वेंटली जो टीके लगाए जाते हैं, कितने कितने अंतराल में कौन कौन सा टीका होता है, क्या हम एक बार दर्शकों को बताएं? जी बिल्कुल, देखिए जो हमारे गवर्नमेंट का जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो जन्म से स्टार्ट होता है। जन्म पे बच्चे को, जैसा मैंने लगाया कि आप बच्चे को हाथ में बीसीजी लगता है, पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है और पाँव में हेपेटाइटिस बी लगता है जी। उसके बाद जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है तब डीपीटी का वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी का सेकेंड डोज, देन हिब यानी कि एच इन्फ्लुएंजा बी जो दिमागी बुखार से बचाता है जी। डॉक्टर श्वेता, मैं आपको बीच में इसलिए रोकना चाहूंगी क्योंकि इस सवाल का जवाब बहुत आराम से मैं आपसे लेना चाहती हूँ। उसके पहले हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, अनीशा उनका नाम है और आपसे वो सवाल रखना चाह रही हैं। जी अनीशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर इस प्रोग्राम में, और अपना सवाल रखिएगा मैम से। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी अनीशा। मैम मेरा ये क्वेश्चन था, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको हम टीका लगवाते हैं तो कई बार साइड इफेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए?
साइड इफेक्ट हो जाते हैं। जी डॉक्टर श्वेता। हाँ जी, देखिए मैम, न्यूबॉर्न टीके तो काफी सेफ है, और जब जन्म पे बच्चे को बीसीजी लगाया जाता है, हेपेटाइटिस बी और जी। पोलियो की ड्रॉप पिलाई, तो ज्यादातर देखा जाता है कि थोड़ा बहुत पेन होगा बच्चे को, तो उसके लिए जैसा मैंने पहले ही बताया कि सिंपल पैरासिटामोल ड्रॉप्स दी जा सकती है बच्चे को, क्योंकि जी। पैरासिटामोल बच्चे में पेन और फीवर दोनों को ही ठीक करता है। बिल्कुल। अनिशा, आपको जवाब मिल गया होगा शायद। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे संपर्क करने के लिए। यस मैम, आप उस ड्यूरेशन की हम बात कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, तो जन्म के बाद 1.5 महीने के टीका लगवाएंगे हम, और जो ये 1.5 महीने के टीके लगते हैं ये सेम 2.5 महीने पे रिपीट होते हैं, देन यही सेम 3.5 महीने पर लगते हैं, देन 9 मंथ्स पे MMR का टीका लगता है, और 1.5 साल पर DPT का बूस्टर लगता है, पहला बूस्टर, और 5 साल पे दूसरा बूस्टर। तो इस प्रकार से ये जो मैंने स्केड्यूल बताया, ये सरकारी जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्केड्यूल है वो बताया है। लेकिन जैसे आपने शुरू में बोला था, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो कि सारे पीडियाट्रिशियंस जो इंडिया में है उनकी एक एसोसिएशन है, उनका जो वैक्सीनेशन चार्ट है उसमें इसके अलावा कुछ अतिरिक्त यानी कि ऑप्शनल वैक्सीन भी ऐड हो जाती हैं, जैसे कि फ्लू शॉट्स रहते हैं इसमें, हेपेटाइटिस ए रहता है, टाइफाइड यानी मोतीझरा का रहता है। तो इस प्रकार से कुछ एक्स्ट्रा वैक्सीन उसमें रहते हैं जो कि 9 महीने पे, 1 साल पे, 15 महीने पे ऐसे लगाए जाते हैं। इन सब के 2-2 डोजेज रहते हैं। जी बिल्कुल। यदि किसी बच्चे को किसी विशेष बीमारी का खतरा अगर हो, या फिर वे ऐसी जगह पर रहते हो जहां उन्हें ट्रैवल करना हो, जहां उस बीमारी का खतरा ज़्यादा हो, जहां ऐसा लगता है कि वहां इस बीमारी से बच्चा ग्रस्त हो सकता है, तो वहां पर कुछ सावधानियां रखी जा सकती हैं किसी टीके के माध्यम से? देखिए, जैसे कि अभी हमारी बात हुई थी कि जापानीज एनकेफेलाइटिस जिन प्रदेशों में ज्यादा है, तो उन प्रदेशों में रहने वालों को तो डेफिनेटली अपने बच्चों को जापानीज एनकेफेलाइटिस का टीका लगवाना ही चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा एक होता है मेनिंगोकोकल टीका, जो दिमागी बुखार से बचाता है। ठीक है। तो जो लोग इंडिया से बाहर ट्रैवल करते हैं, जैसे काफी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं वैक्सीनेशन के लिए जो यूएस पढ़ने जा रहे हैं या यूके पढ़ने जा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली मेनिंगोकोकल टीका लगवा के जाना ही उनके लिए कंपलसरी होता है, ताकि वहां जाने के बाद उनको इस प्रकार की बीमारी ना घेर ले। जी। क्या मैम ऐसा देखने को मिला है अभी कि पहले जो टीका लगवाया जाता था बच्चों को, हम थोड़ा सा पिछले कुछ सालों की बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा होती थी टीकों की संख्या, और अब नई जनरेशन आ रही है तो वहाँ टीकों की संख्या कम हो गई लेकिन प्रभावी हो गए हैं वो टीके? हम थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, नंबर ऑफ टीके तो बढ़ गए हैं। जैसे पहले गवर्नमेंट शेड्यूल में रोटा वायरस नहीं था, अभी आ गया है। पहले न्यूमोकॉकल नहीं था, अभी है। पहले इंजेक्टेबल पोलियो नहीं था, अभी आ गया है। लेकिन एक और बेनिफिट उसके साथ साथ आया है कि पहले ये टीके अलग अलग लगाए जाते थे, लेकिन अब इतना हमारी टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है कि अब यही टीके सिंगल सिरिंज में अवेलेबल हैं। तो नंबर ऑफ इंजेक्शंस, नंबर ऑफ टाइम्स आपको बच्चे को जो प्रिक करना है वो काफी कम हो गए हैं। जी बिल्कुल। क्या तपेदिक की हम बात कर रहे हैं, जिसको टीबी बोला जाता है, तपेदिक के लिए भी टीकाकरण नवजात शिशुओं से लेकर जो 2 साल आपने बोला था, 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चों की टीकाकरण की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें तपेदिक का टीका भी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, बहुत, और हमारी कंट्री में तो बहुत जरूरी है। और इंडिया में इसीलिए जो BCG का टीका है वो जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे को दे दिया जाता है। जी। और यहाँ पर लेकिन एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों को किसी बीमारी के कारण कुछ दिन NICU यानी कि नवजात जो गहन चिकित्सा शिशु इकाई रहती है, वहाँ एडमिटेड रहना पड़ता है। तो कई बार वो उनका टीकाकरण मिस ना हो जाए, इसलिए हम लोग ध्यान रखते हैं इस चीज का, क्योंकि ये टीका काफी इम्पोर्टेंट है। BCG का टीका किसी भी बच्चे का मिस नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। तो हम जब बच्चा रिकवर हो जाता है तो या तो डिस्चार्ज के समय लगवा के भेजते हैं, या फिर फर्स्ट फॉलोअप विजिट में जब बच्चे को वो दिखाने आते हैं दोबारा पेरेंट्स, तब लगा देते हैं। जी बिल्कुल। मैम, मैं आपसे अपना सवाल इसके बाद रखना चाहूंगी। हमारे साथ एक और महत्वपूर्ण कॉलर जुड़ चुकी हैं, ऋतु जैन उनका नाम है। बहुत बहुत स्वागत है ऋतु जी आपका, और आप डॉक्टर श्वेता से क्या सवाल रखना चाहेंगे? टीवी की आवाज जो है उसको कम रखिएगा।
जी रितु जी, या सवाल रखिएगा। हेलो। हाँ रितु जी, सवाल रखिएगा। हाँ, मैं पूछना चाहूंगी कि बच्चों की डाइट कैसा होनी चाहिए? बिल्कुल मैम, टीकाकरण के साथ साथ आप इसका भी जवाब दे ही दीजिए। पहले आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करिए कि आप किस उम्र के बच्चे की डाइट की बात कर रहे हैं। जी रितु जी, मैम, आपकी आवाज थोड़ा बहुत कम आ रही है मेरे को। मैं बताती हूँ। रितु जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। किस उम्र के बच्चों के लिए आप डाइट चार्ट मांग रही है मैम से? 6 ईयर। 6 ईयर, ठीक है। जी। 6 साल की अगर आपका बच्चा है तो मैं समझ रही हूँ कि वो आपको खाने में काफी परेशान करता होगा, इसलिए आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग को एक कंप्लीट मील बच्चे को देना होता है। कंप्लीट मील यानी जिसमें थोड़े सीरियल्स भी हों, सीरियल्स यानी दाल चावल और गेहूं से रोटी, और फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, नट्स भी होने चाहिए, कोई थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी होने चाहिए। तो अगर अपन कोशिश करें कि बच्चे को मिनिमम 3 कलर के फ्रूट्स पर डे खिलाएं, एटलीस्ट 2 बार वेजिटेबल्स खाए बच्चा, और मिनिमम 4 मील्स देने चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, शाम को स्नैक और डिनर। जी, ये डाइट चार्ट होना चाहिए उसका। रितु जी, बिल्कुल आपको होना आपके सवाल चाहिए। का जवाब मिल गया होगा। या मिल गया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर श्वेता, रितु जी के इस सवाल से मेरा भी एक सवाल बनता है। मान लीजिए बच्चों का टीकाकरण चल रहा है और अचानक से मम्मियों की ये शिकायत आती है कि बच्चे जो पहले जो भी, चाहे लिक्विड डाइट में हो बच्चे या सॉलिड डाइट में हो, और एकदम से उनके आहार में कमी आ जाती है, भरपेट भोजन नहीं कर पा रहा है बच्चा, या खाता है और पाचन क्रिया उसकी गड़बड़ होगी। क्या ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती है या मम्मियों की ऐसी शिकायत भी आती है आपके पास? ये एक्चुअली देखिए, इनका टीकाकरण से दूर दूर तक कोई एसोसिएशन, कोई लेना, ये अगेन एक मिथ है, मिथक है कि किसी भी प्रकार के बच्चे के बिहेवियर में चेंज या डाइट में चेंज का टीकाकरण से कोई लेना देना नहीं है। जी, कई बार हम डरते हैं कि अरे अभी बच्चा खा नहीं रहा, चलो टीका अगली बार लगवा लेंगे, अभी बच्चे के दांत आ रहे हैं, टीका अगली बार लगवा लेंगे। लेकिन उस चीज का, वो दांत आने के प्रोसेस का टीकाकरण से उसका कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जस्ट हम पोस्टपोन करके टीके का और बीमारियां इनवाइट करते हैं। तो हमें टीकाकरण को बहुत प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, उसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। हाँ, वहाँ कोई बहाने नहीं चलने चाहिए। इसी के साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी है। समय बहुत कम बचा है और जितना दर्शक चाहे जल्दी से सवाल रख सकते हैं। जी चंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपना सवाल रखिएगा। आप तक मेरी आवाज पहुंची चंदा जी? जी मैम, मेरा यह प्रश्न है कि अगर बच्चों को बचपन में जो उनके टीके लगाने की, जितने भी टीके लगाने चाहिए वो नहीं लगते हैं तो क्या करना चाहिए? अच्छा जी, बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता क्या कहेंगी? अब मेरे ख्याल से देखिए, सारे के सारे टीके तो किसी के नहीं छूटते। अगर कोई एक पर्टिकुलर टीका छूटा है, हाँ, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उसको अगले अपॉइंटमेंट पे जरूर लगवाइए। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि रोटा वायरस को छोड़कर और पोलियो जो सिर्फ 5 साल तक के बच्चों को दिया जाता है, न्यूमोकॉकल 5 साल के बच्चों तक दिया जाता है, लेकिन बाकी हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, ये हम आगे भी लगवा सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि छूट गया तो अब क्या करना लगवा के, क्योंकि चिकन पॉक्स यानी बड़ी माता और पीलिया, ये सब काफी समय लेने वाली बीमारियां हैं जो 1-1 महीना तक बच्चे को तकलीफ देती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर ये टीके छूट गए तो हम बाद में लगवा लें। जी बिल्कुल, शुक्रिया चंदा जी हमसे जुड़ने के लिए। मैम, अब समय इजाज़त दे रहा है, मैं आपको धन्यवाद करूं, लेकिन जाने से पहले आप कुछ खास बातें जो इस कार्यक्रम को पूरा परिवार बैठकर आपकी बातों को सुन रहा होगा, क्या उनसे कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि कोविड ने यानी कोरोना वायरस ने हम सबको बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि जिस प्रकार की बायोटेक्नोलॉजी और ये चल रहा है, कोई भी बीमारी आगे आ सकती है। तो हम सबको एक तो अपनी नेचुरल इम्यूनिटी को अच्छे डाइट यानी अच्छा आहार लेकर अपनी नेचुरल इम्यूनिटी को तो बूस्ट अप करके रखना ही है कि हम एक कंप्लीट मील लें, नियमित तौर पे व्यायाम करें, तो हमें अपनी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट अप करनी है। और साथ ही जो जो बीमारियों के लिए टीके उपलब्ध हैं
उन टीकों को हमको, देखिए सरकार इस चीज के ऊपर, मिशन के ऊपर काफी फंड्स और काफी मैन पावर इन्वेस्ट करती है। बिल्कुल। तो बहुत दुख की बात है अगर इतनी सब सुविधाएं होने के बाद भी हम अपनी मिथ्स के कारण या फिर हम अपनी अनअवेयरनेस के कारण, अपनी इग्नोरेंस के कारण टीके नहीं लगवा रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि इससे ज्यादा गवर्नमेंट क्या करेगी कि हर छोटे से छोटे गांव में टीकाकरण उपलब्ध है, जी, बिल्कुल फिर भी अगर हम नहीं लगवाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा और हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो बिल्कुल। तो हम जागरूक होना नेचुरल भी इम्यूनिटी और उस पे जी, दोनों पे काम करें। जागरूक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। डॉक्टर श्वेता गोयल हमारे साथ जुड़ी हुई थी। दर्शकों की तरफ से, खबर भारत की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों ध्यान रखिएगा कि बचपन में टीकाकरण करवाने से शिशु अपनी जिंदगी की शुरुआत से ही संभवतः गंभीर बीमारियों से प्रतिरक्षित हो जाता है। तो और इसके साथ ही जरूरी है खुश रहना, क्योंकि खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।